मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कलिंग का युद्ध, कारण और महत्व। कलिंग का युद्ध का संबंध सम्राट अशोक से है। अशोक का नाम आते ही दो चीज़ें सहसा याद आती हैं, एक तो कलिंग का युद्ध, दूसरा अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार करना। ये दोनों घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण थी उसके जीवन में और कलिंग के युद्ध के बाद ही उसका बौद्ध धर्म में धर्मांतरण और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और एक महान साम्राज्य के स्थापना के नायक के रूप में हम उसको याद करते हैं। आइए आज हम बात करेंगे कि कलिंग का युद्ध कब हुआ और उसका कारण क्या था। कलिंग के युद्ध के बारे में तो आपने बहुत से स्थानों पर पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि कलिंग का युद्ध हुआ, बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ, बहुत से लोग मारे गए, बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ और इसको सबको देख करके अशोक का हृदय करुणा से पिघल गया और अशोक ने उसके बाद भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपना ली। लेकिन ये युद्ध हुआ क्यों था और इस युद्ध का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, इसके जानने के स्रोत क्या है, उन सारे विषयों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था इसको सबसे पहले जान लें। 261 BCE 261 BC में हुआ। और कलिंग है कहाँ? आज का जो आधुनिक उड़ीसा है और मद्रास के गंजम प्रदेश का जो क्षेत्र था वो उस समय कलिंग राज्य में आता था और उसकी राजधानी थी तोसाली, जिसको हम धौली के नाम से भी जानते हैं, जो कोमल गंगा के पास स्थित एक राजधानी नगर था। तो अशोक ने अपने साम्राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित इस क्षेत्र को जीतने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया। आइए एक बार इसको मानचित्र में हम देख लेते हैं। मानचित्र में अशोक के समय का भारत आप देखिए और कलिंग के प्रदेश को देखिए। बंगाल की खाड़ी के किनारे आधुनिक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से लेकर गंजम तक का जो इलाका था, तोसाली जिसकी राजधानी थी, ये क्षेत्र था जिसके ऊपर अशोक ने आक्रमण करके इस प्रदेश को जीता और इसको मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। तो कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ। क्षेत्र से आप परिचित हो गए। अशोक ने इस क्षेत्र को जीता, इसका उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? अशोक के बारे में जानने के लिए जो बहुत से स्रोत, जिनको कि पूर्व के वीडियो में मेरे आपने पढ़ा है, अशोक के बारे में जानने के सबसे बड़े स्रोतों में उसके द्वारा जो स्थापित स्तंभ लेख हैं, शिलालेख हैं, वो स्वयं उसकी कहानी बतलाते हैं, बहुत प्रमाणिक स्रोत हैं। शिलालेख और स्तंभ लेख प्राथमिक स्रोत के रूप में हैं। इसके अतिरिक्त जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं, चीन के जो ग्रंथ हैं, वो ये सब अशोक और उसके समय के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले प्रमाणिक स्रोत हैं। तो अशोक के द्वारा कलिंग विजय का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, इसको और थोड़ा हम माइन्यूटली देखें। अशोक ने कलिंग युद्ध अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष में किया। अशोक का समय क्या है वो भी थोड़ा देख लो। 273 BCE से लेकर के अशोक का समय 232 BCE के बीच है। ये उसका शासनकाल है। अशोक ने जो सिंहासन प्राप्त किया, शासन की प्राप्ति अशोक को होती है 272 BCE में। अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक शासन प्राप्त करता है, लेकिन अशोक का राज्यारोहण 269 में हुआ। 269 BCE में ये राज्यारोहण होता है।
राजतिलक टू 269 में हुआ। यहां पर 4 वर्ष का अंतर है। यह अंतर संभवतः अशोक को सिंहासन प्राप्ति के लिए जो उत्तराधिकारी थे उन उत्तराधिकारियों के दावे को समाप्त करने, उनके प्रभाव को समाप्त करने में लगा और उसके बाद अशोक ने अपना राज्यारोहण किया। इसके बारे में डॉक्टर रोमिला थापर जी और डॉक्टर आर पी त्रिपाठी का कहना है कि अशोक ने जो इस 4 वर्ष का समय है सिंहासन प्राप्त के लिए जो उत्तराधिकारी थे उनके दमन में व्यतीत किया और उसके बाद उसने अपना राज्यारोहण किया। तो अशोक के बारे में जो कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत हैं वो कहते हैं कि अशोक के राज्यारोहण के राजतिलक के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ और सिंहासन प्राप्ति के 13वें वर्ष सिंहासन प्राप्त के 13वें वर्ष ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अशोक के द्वारा किए गए कलिंग युद्ध की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? 13वें शिलालेख जिसको सहवाजगढ़ी राजाज्ञा कहते हैं उससे प्राप्त होती है। 13वें शिलालेख इसको सहवाजगढ़ी राजाज्ञा के नाम से जानते हैं। यहां से जानकारी मिलती है कि अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। यह प्रमाणिक स्रोत है। मित्रों, इसी युद्ध के बाद अशोक ने जब भेरी घोष का त्याग कर दिया और धम्म घोष की नीति अपनाई, उसी के द्वारा अशोक को अशोक महान के नाम से जाना गया। मित्रों, डॉक्टर रोमिला थापर और प्रोफेसर आर एस त्रिपाठी ने यह भी कहा है कि अशोक एक ऐसा महानायक था जिसने लोगों के शरीर पर नहीं, लोगों के हृदय पर शासन किया और यह गुण उसको एक महान नायक के रूप में स्थापित करता है। इसी तरह प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री जी ने कहा है कि अगर संसार के श्रेष्ठ राजाओं की गणना की जाए तो उसमें अशोक का स्थान सबसे पहला आता है, क्योंकि उसने एक सुसंगठित साम्राज्य, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। संगठित भारत का जो स्वप्न था उसने साकार किया। उसके प्रशासनिक कार्य और सबसे ज्यादा धर्म संबंधी और सांस्कृतिक कार्य उसके ऐसे थे जो उसको इतिहास में एक अमर नायक के रूप में स्थापित करते। अशोक ने एक लंबे समय तक शासन भी किया। आप देखिए 273 से लेकर के 232 BC 37 वर्षों का लंबा शासन, 37 वर्ष का शासनकाल। और इस शासनकाल में अशोक द्वारा 2 बड़ी महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की गई। एक तो कश्मीर की विजय। कल्हड़ की राजतरंगिणी में अशोक के बारे में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने कश्मीर को जीत करके मगध साम्राज्य का अंग उसे बनाया और श्रीनगर की स्थापना की। दूसरी विजय उसकी महत्वपूर्ण थी कलिंग की विजय, जो उसने 261 में किया, 261 BC में उसने किया। अब बात यहां आती है कि जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया उस समय कलिंग का शासक कौन था? मित्रों, इतिहास के किसी भी प्रमाणिक स्रोत में यह जानकारी नहीं मिलती है कि उस समय कलिंग का शासक कौन था। युद्ध हुआ। कलिंग दक्षिण पूर्व की ओर स्थित एक विशाल साम्राज्य था जो मगध साम्राज्य के लिए एक चुनौती था। मगध साम्राज्य के संगठित साम्राज्य का जो स्वप्न था उस साम्राज्य रूपी शरीर में वो कांटे के समान था। प्रोफेसर भंडारकर ने इसके लिए लिखा है। तो ऐसे साम्राज्य का कोई शासक तो निश्चित रहा होगा, लेकिन उसका उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। इतने बड़े साम्राज्य के साथ मौर्य साम्राज्य की सेना, जिसके बारे में मेगास्थनीन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय 6 लाख सैनिक, 9,000 हाथी, 30,000 घुड़सवार, इतनी बड़ी सेना। और उस बड़ी सेना को लेकर के जब अशोक ने आक्रमण किया
तो यह युद्ध इतना भयानक था कि कलिंग साम्राज्य के रहने वाले सभी लोगों ने मिलकर के मगध साम्राज्य की सेना का मुकाबला बड़ी बहादुरी से किया, लेकिन भयंकर रक्तपात हुआ। बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लगभग 1 लाख लोगों की हत्या की गई, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग विस्थापित हो गए। इतने बड़े पैमाने पर रक्तपात और हिंसा का दौर चला और इसी को देख करके अशोक का दिल करुणा से भर गया। उसको लगा कि उसने क्या किया है, इतने लोगों का खून बहा दिया, इतने लोगों को बेघर होना पड़ा। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ, हिंसा हुई। कलिंग तो जीत लिया गया। कलिंग को जीतने के बाद उसे मगध साम्राज्य में मिला भी लिया गया। लेकिन इसका कारण क्या था? क्या केवल साम्राज्य विस्तार ही था या कुछ और? आइए उसको देखते हैं। कारण, कलिंग युद्ध का कारण। अशोक अपने पिता बिंदुसार के बाद उत्तराधिकारी बना और उत्तराधिकारी के रूप में वो सर्वथा योग्य भी था, क्योंकि उससे पहले उसको तक्षशिला और उज्जैनी के राज्यपाल के रूप में व्यापक अनुभव था। तक्षशिला के विद्रोह को उसने बड़ी सफलतापूर्वक दबाया था, तो सैनिक योग्यता थी, प्रशासनिक गुण थे। अशोक जब राजा बना तो उसने सिंहासन के उत्तराधिकारियों का भी सफलतापूर्वक दमन किया। अब अशोक के सामने प्रश्न था, कश्मीर विजय के बाद उत्तर से लेकर के दक्षिण भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक बंगाल उसके पास था, आंध्र था, लेकिन जो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र था, जिसमें उड़ीसा और मद्रास का एक गंजम क्षेत्र था, ये उसके साम्राज्य का अंग नहीं था, जिसे कलिंग के राज्य के नाम से जानते थे। कलिंग साम्राज्य एक विकसित और विकास करता हुआ शक्तिशाली साम्राज्य था। तो अशोक को अपनी साम्राज्यवादी नीति अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार की तरह अपने साम्राज्य विस्तार की नीति की वजह से उसने इस क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया। पहली बात तो साम्राज्यवादी नीति, उसकी वजह से उसने आक्रमण किया। अपने पूर्वजों की साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करना चाहता था, साम्राज्य को सुसंगठित करना चाहता था, इसलिए उसने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। दूसरा कारण क्या था? प्रतिशोध की नीति। अशोक के पिता बिंदुसार ने जब चेर और पांड्य राज्यों पर दक्षिण में आक्रमण किया, उस समय कलिंग के शासकों ने चेर और पांड्य राज्यों की मदद की और परिणाम इसका यह हुआ कि बिंदुसार की पराजय हो गई। तो अपने पिता की पराजय, कलिंग के द्वारा चेर और पांड्य राज्यों की मदद करना, यह अशोक के लिए एक ऐसी बात थी जिससे कि वो प्रतिशोध की आग में जल रहा था और कलिंग राज्य को पराजित करके अपने पिता की पराजय का बदला उसको लेना था। जो कलिंग राज ने चेर और पांड्य राज्यों की मदद की थी, उसका बदला अशोक इस विजय से लेना चाहता था और इसलिए उसने प्रतिशोध की नीति को लेकर के कलिंग पर आक्रमण किया। डॉक्टर भंडारकर ने इस बात को अपनी विशेष टिप्पणी में लिखा है कि प्रतिशोध की नीति अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण करने का एक प्रधान कारण थी। तीसरा कारण, साम्राज्य का एकीकरण या दक्षिण के तरफ जाने वाले मार्गों पर नियंत्रण करना। साम्राज्य का एकीकरण, मैंने बताया कश्मीर से लेकर के दक्षिण भारत तक का क्षेत्र, कर्नाटक तक का क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। इधर अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक था, लेकिन दक्षिण पूर्व में स्थित ये कलिंग का क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। अशोक इसको जीत करके अपने साम्राज्य का एकीकरण करना चाहता था और बंगाल से होकर के दक्षिण भारत तक जाने वाले जो व्यापारिक मार्ग थे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था। इसलिए व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा, साम्राज्य का एकीकरण, यह कलिंग के आक्रमण का तीसरा कारण था।
डॉक्टर भंडारकर ने लिखा है कि साम्राज्य का एकीकरण साम्राज्य की स्थिरता, सुदृढ़ता व सुरक्षा के लिए आवश्यक था और मगध के साम्राज्य रूपी शरीर में कलिंग एक कांटे के समान चुभ रहा था। इसलिए अशोक ने इसको जीत करके साम्राज्य का एकीकरण किया और साथ ही साथ उसने उन व्यापारिक मार्गों को खोल करके साम्राज्य का आर्थिक रूप से सुदृढ़ीकरण किया। मतलब अशोक कलिंग को जीत करके पूरे भारतीय साम्राज्य को एक सूत्र में बांध देना चाहता था, इसलिए उसने कलिंग पर आक्रमण किया। डॉक्टर रोमिला थापर ने इस बात को बढ़ाते हुए और आगे कहा है कि इसका एक प्रधान कारण आर्थिक कारण भी था, क्योंकि उत्तर भारत से जो मार्ग जाते थे वो दक्षिण भारत तक व्यापारिक मार्ग था, लेकिन कलिंग के प्रदेश की स्थिति ऐसी थी जो बंगाल से दक्षिण भारत तक जाने वाले व्यापारिक मार्ग के स्थल और जल दोनों रास्तों को रोक रही थी। इसलिए अशोक कलिंग को जीत करके दक्षिण भारत की तरफ के व्यापारिक मार्ग जो बंगाल से दक्षिण भारत जाते थे वो स्थल और जलमार्ग दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था, इसलिए उसने आक्रमण किया। तो रोमिला थापर के अनुसार आर्थिक कारण, और स्थल और जल के व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा। तो मित्रों, इन कारणों से अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कई इतिहासकारों की एक राय है कि जो कलिंग का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी तोसाली या जिसको धौली कहते हैं, उस पर अशोक का जो आक्रमण करना, अशोक के द्वारा उसको विजय करना, इससे पूर्व मगध के साम्राज्य के शासक बिंबिसार द्वारा अंग पर विजय प्राप्त करने का जो प्रयास किया गया था उसकी परिणति थी, उसकी पूर्णता थी। बिंबिसार ने जो कार्य प्रारंभ किया था वो अशोक ने कर करके मगध साम्राज्य का एकीकरण कर दिया और कलिंग को इसलिए उसने जीता। इस प्रकार कलिंग विजय बिंबिसार द्वारा प्रारंभ की गई विजय की राजनीतिक प्रक्रिया की परिणति थी। ओके, बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि कलिंग युद्ध का महत्व क्या था। देखिए, इतिहास को आप आनंद पूर्वक अध्ययन करें और साथ साथ उन घटनाओं से स्वयं उसके जो परिणाम है उनको ड्रा आउट करने की कोशिश करें। भाई, कलिंग युद्ध हुआ तो उसका महत्व, कलिंग युद्ध का महत्व, पहली बात तो कलिंग को जीता गया, कलिंग पर विजय प्राप्त की गई और एक इतना बड़ा क्षेत्र जो कि मगध साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया। तो कलिंग की स्वतंत्रता समाप्त हुई, कलिंग मगध राज का हिस्सा बन गया। ओके, व्यापारिक रास्ते मगध साम्राज्य के अंतर्गत आ गए। जो पूर्व की ओर एक चुनौती दे रहा कलिंग साम्राज्य था वो समाप्त हो गया। अब साम्राज्य सुसंगठित, सुरक्षित, सुदृढ़ हो गया। ये उसका महत्व था। दूसरा बड़ा महत्व, इस युद्ध में होने वाली हिंसा और रक्तपात से जो सबसे बड़ी बात हुई, अशोक का हृदय परिवर्तन। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और भेरी घोष के स्थान पर उसने धम्म घोष की नीति अपना ली। ये एक बहुत बड़ा कारण था जो अशोक को भी महान शासक के रूप में स्थापित करने वाला हुआ। तो भेरी घोष बंद हो गई, धम्म घोष प्रारंभ हो गई, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और अशोक एक ऐसे शासक के रूप में अपने आप को स्थापित किया उसने जो प्रजा कल्याणक था, धर्म का स्थापना करने वाला था। धर्म का मतलब किसी एक धर्म विशेष का नहीं, उसका अशोक का जो धम्म है एक मानव का धर्म है। समस्त प्राणी समस्त धर्मों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, यहाँ तक कि जो नौकर चाकर हैं उनके साथ भी उदारता का व्यवहार करें। इस प्रकार का धर्म जो सार्वकालिक धर्म है उसकी स्थापना उसने की। अशोक ने अपने नैतिक चरित्र
का स्वयं तो निर्माण किया ही, उसने प्रजा को भी धार्मिक रूप से उन्नयन करने के लिए, वो लिखता है कि उसने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष उसने जब कलिंग युद्ध किया और उसके बाद धर्म महामात्र की नियुक्ति की, जो अशोक के 5वें शिलालेख में वर्णन मिलता है कि उसने धर्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसका कार्य यह देखना था कि लोग धर्म के अनुसार आचरण करें। तो अशोक ने मात्र अपना धार्मिक उन्नयन, केवल उसका हृदय परिवर्तन ही नहीं हुआ, अशोक ने उसकी प्रजा भी धर्म के अनुसार सदाचरण करे, इसके लिए धर्म महामात्र की नियुक्ति की। राजमहल में जो पशुओं की हत्या की जाती थी, मांस खाया जाता था, उस पर रोक लगा दी। पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की। इसका उल्लेख दूसरे शिलालेख से प्राप्त होता है कि अहिंसा की नीति अशोक ने अपना ली। अहिंसा की नीति का पालन करना, पशुवध को समाप्त करना, यहां तक कि पशु चिकित्सा के लिए अस्पतालों की व्यवस्था करना दूसरे शिलालेख से प्राप्त होता है। और धम्म महामात्र की नियुक्ति ध्यान रखिएगा 5वें शिलालेख से। ओके, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख सहवाजगढ़ी राजाज्ञा से प्राप्त होता है। और क्या हुआ? अशोक ने राजा के द्वारा की जाने वाली शिकार यात्राएं समाप्त कर दी। राजा शिकार यात्रा करते थे, जानवरों का शिकार किया जाता था, जंगली जानवर मारे जाते थे, शिकार यात्रा पर बंद हो गई, शिकार यात्रा पर रोक लगा दी गई। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी जी ने कहा है कि कलिंग के युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तन तो किया ही, अशोक के चरित्र में उसने क्रांति उत्पन्न कर दी। कलिंग का युद्ध एक ऐसा क्रांतिकारी युद्ध था जिसने परिवर्तन ही परिवर्तन पूरे राज्य में ला दिया। तो इस प्रकार बहुत दूरगामी प्रभाव डालने वाला कलिंग का युद्ध था। ऐसे युद्ध और इस युद्ध के पश्चात ऐसे परिणाम संसार के किसी युद्ध में नहीं मिलते जिससे राजा ने शस्त्र विजय की नीति का ही परित्याग कर दिया हो। लेकिन मित्रों, कुछ अच्छे परिणाम होते हैं तो कुछ बुरे परिणाम भी होते हैं। कुछ इतिहासकार अशोक की इस नीति का जो दोष है वो निकालते हुए कहते हैं कि अशोक के द्वारा धम्म घोष की नीति अपनाना मौर्य साम्राज्य की कमजोरी का एक कारण रहा, और यही वजह है कि बाद में जब विदेशी आक्रमण हुए तो भारत की सेना उनका उतनी बहादुरी से सामना नहीं कर पाई और भारत विदेशी शक्तियों के चंगुल में चला गया। तो मौर्य साम्राज्य के बाद जो साम्राज्य की अस्थिरता हुई, विदेशी आक्रमण हुए, यूनान के आक्रमण, सिकंदर आया, तो ये सब जो आक्रमण हुए, उन आक्रमणों के समय भारतीय साम्राज्य की पराजय अशोक के द्वारा प्रारंभ की गई इस नीति को भी लोग देते हैं। बहरहाल ये अलग चर्चा का विषय है, लेकिन कलिंग का युद्ध क्या था, इसका कारण क्या थे और इसका महत्व क्या था, इन सारे बिंदुओं को मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। इसको अच्छी तरह से आप देखें और आप अपनी राय भी अवश्य देंगे। आपका स्नेह पूर्ववत मिलता रहेगा। धन्यवाद।